हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मनोज शर्मा आज आप लोगों को करवाने वाला हूं क्लास 10 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है राइज इन यूरोप। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 करेंगे जो कि आप लोगों का रहेगा इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म कब और कैसे राइज हुआ। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि आखिर ये नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। नेशनलिज्म यानी कि पेट्रियोटिज्म, अ फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर योर ओन नेशन कंट्री, इसी को हम क्या कहते हैं, नेशनलिज्म कहते हैं। यानी कि अपने देश के प्रति जो लोगों का प्यार होता है और जो लोगों की निष्ठा होती है अपने देश को लेकर, उसी को हम क्या कहते हैं, नेशनलिज्म कहते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड है नेशन, तो पहले हम इसे समझ लेते हैं। नेशन स्टेट इज द वन इन विच सिटीजन्स शेयर अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। अगर हम आज भारत की बात करें तो हम सभी अपनी हिस्ट्री को जानते हैं। सभी लोगों को पता है कि कैसे 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। यहाँ इंडिया में जितने भी लोग रहने वाले हैं सभी की यही कॉमन हिस्ट्री है। ऐसे ही लोगों के अंदर कॉमननेस में कल्चर, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन भी देखने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार हर देश के लोगों के अंदर अपने अपने देश को लेकर कोई ना कोई उनकी कॉमन हिस्ट्री जरूर होती होगी। यानी कि हर एक देश की कोई ना कोई हिस्ट्री जरूर होती है, ठीक है ना। और उनका कोई ना कोई कल्चर जरूर रहता है। और यहाँ पे आप देखोगे उनकी लैंग्वेज भी होती है। यानी कि ऐसा हर एक देश में होता है। तो हर एक देश में जितने भी लोग रहने वाले हैं, हर देश के लोग अपने अपने देश की हिस्ट्री को जरूर जानते हैं। यानी कि उनकी कोई ना कोई हिस्ट्री जरूर रहती है, कल्चर होता है, लैंग्वेज होती है, ट्रेडिशन होता है, ये सारी बातें होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, नेशन स्टेट। यानी कि यही सब मिलकर उस देश को क्या बना देते हैं, नेशन स्टेट। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो एक बार फिर से आप इसका मीनिंग देख लो। इज द वन इन विच सिटीजन्स शेयर अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। और कॉमननेस किस किस में देखने को मिलती है, उनकी एक हिस्ट्री होती है। यानी कि हर एक जैसे हमने भारत की बात बताई तो यहाँ पे आप देखोगे जितने भी लोग हैं सभी को पता है ये बात कि कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में। तो यानी कि ये क्या है, कॉमन हिस्ट्री है जिसे हम आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो ऐसे तो हर एक देश की होगी ना अपनी अपनी कोई ना कोई एक हिस्ट्री, ठीक है ना। और जिस तरीके से इंडिया का कल्चर है ऐसे ही हर एक देश का होगा। और हर देश के लोग अपने अपने कल्चर के बारे में भी बात करते होंगे या शेयर करते होंगे। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, नेशन स्टेट। ठीक है, समझ में आ गया आपको। आज हम जैसे यूरोप को देखते हैं तो ऐसी बहुत सी कंट्री है जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एंड सो ऑन। बट मिड 19th सेंचुरी से पहले यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर सिर्फ एम्पायर्स थे जिनको राजा महाराजा रूल करते थे। यानी कि यहाँ पर मोनार्की सिस्टम हुआ करता था। तो ये सब चेंजेस कब, कैसे और क्यों हुए, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम टोटल 7 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, जिसमें पार्ट 1 आपका यही है जो चल रहा है। चलिए आइए बाकी के पार्ट्स भी देख लेते हैं। पार्ट 1 आपका इंट्रोडक्शन, पार्ट 2 आपका रहेगा द फ्रेंच रेवोल्यूशन, थर्ड पार्ट होगा आप लोगों का द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, फोर्थ पार्ट होगा द एज ऑफ रेवोल्यूशंस, फिफ्थ पार्ट होगा आप लोगों का यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन, सिक्स पार्ट होगा आप लोगों का विजुअलाइजिंग ऑफ नेशन, 7 पार्ट होगा आप लोगों का नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। तो चलो आइए इस इंट्रोडक्शन के पार्ट में इस इमेज को भी हम समझ लेते हैं, जो कि आपको ये इमेज, ये पिक्चर आपको दे रखी है, जो कि NCERT की हिस्ट्री के चैप्टर 1 में सबसे पहले दी हुई है। ठीक है, समझ लेते हैं कि इस पिक्चर में क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। यह पिक्चर जो बनाई गई है उनका नाम है फ्रेडरिक सोरियो, जो कि एक आर्टिस्ट है। 1848 में उन्होंने ये पिक्चर बनाई थी। यानी कि ये आर्ट बनाई थी 1848 में। क्या है इस पिक्चर में, चलो आइए देखते हैं। इस पिक्चर में से कुछ क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, इसलिए आप अच्छे से समझना।
द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। सिर्फ यूरोप में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की ज़्यादातर जगहों पर क्या सिस्टम था? क्या डेमोक्रेसी थी वहाँ पर? क्या रिपब्लिक था वहाँ पर? नहीं। इसका आंसर होगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो क्या होता था उस टाइम पे? फिर उस टाइम पे सिर्फ मोनार्की सिस्टम यानी कि राजा महाराजा का सिस्टम चलता था। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, लोगों के अंदर धीरे धीरे नॉलेज हुई, थोड़ा लोगों ने समझना स्टार्ट किया। उन्हें ये समझ में आया कि भाई ये जो सिस्टम है ना राजा महाराजा वाला, इससे कुछ इक्वालिटी नहीं होती, हर इंसान को जीने का बराबर अधिकार है। तो ये सारी फीलिंग्स धीरे धीरे उनके अंदर डेवलप होने लगी है। धीरे धीरे करके लोगों में नेशनलिज्म की भावना आने लगी। इस चैप्टर में राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप की बात की गई है, मतलब राजा महाराजा का सिस्टम हटाया जाए और एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट लाया जाए। नेशन स्टेट क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे हम जानते हैं कि अलग अलग देश, इंडिया है, अमेरिका है, तो जो भी कंट्रीज़ हैं ऐसा कॉन्सेप्ट लाया जाए। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजंस थे इसके पीछे, तो वो सब हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ पर जो इमेज दिखाई गई है उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि लोगों की इतनी बड़ी लाइन जो लगी हुई है, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आपको पता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या इंडिकेट करता है। जैसे कि इंडिया में हम भारत माता की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक उसी तरीके से वहाँ के लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी की रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली लोग आज़ाद देश, आज़ादी, नेशन स्टेट, ये कॉन्सेप्ट लाना चाहते थे। धीरे धीरे लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पार करते हुए अपने अपने देश का झंडा लेके मार्च कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हो। ठीक है, ताकि वो, और ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? ताकि वो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक रूल लेकर आए। और ये सब उनका ना ड्रीम है, ये ऐसा करने का उनका ड्रीम है कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक रूल आए। ठीक है ना, ऐसा वो सोच रहे हैं, ड्रीम देख रहे हैं ऐसा वो। ठीक है, देखो इसमें और क्या बताया गया है कि लोग जब ऐसा चाह रहे हैं ना, तो जो जीसस हैं, यानी कि जो ऊपर आप देख सकते हो, ऊपर इमेज के ऊपर आपको जो कि भगवान हैं, ये सब उनको क्या कर रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं। और सभी लोग मिलकर आशीर्वाद दे रहे हैं। और हाँ भाई, और सोच, और ये यहाँ पे ये बात हो सकती है कि हाँ भाई ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो इन्हें आशीर्वाद मिलना चाहिए। ठीक है ना, ये बात हो सकती है इस पिक्चर में जो दिखाया जा रहा है। ठीक है ना, और क्या है देखो, ये जो नीचे, आप नीचे देखो, यहाँ पे ये जो नीचे कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, जैसे क्राउन, या फिर आप ऐसे समझ लो किंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स वगैरह, उनके सारे टुकड़े, ठीक है ना, जो किंग का जो ताज है उसके टुकड़े, ये सारे नीचे पड़े हुए हैं। ठीक है ना, जितनी भी चीज़ें, ये मतलब ये बताना क्या चाह रहे हैं, जितनी भी चीज़ें वो ख़त्म हो गई है, यानी कि मोनार्की सिस्टम ख़त्म करने की यहाँ लोगों के अंदर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक रूल लाने की चाहत नज़र आ रही है। यानी कि यहाँ पर जो कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, ताज वगैरह का टुकड़ा पड़ा हुआ है, यहाँ पे बिल्डिंग के टुकड़े पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर लोगों के अंदर ना एक जज्बा नज़र आ रहा है कि हाँ वो सोशल रिपब्लिक रूल लेकर ही आएंगे, यानी कि डेमोक्रेटिक रूल लेकर आने की उनके अंदर क्या नज़र आ रही है? चाहत नज़र आ रही है। ठीक है ना, तो ये सब जो मैंने आपको बताया, ये सब 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने दर्शाने की कोशिश की है। 1789 में फ्रांस में राजा महाराजा का शासन चल रहा था। राजा महाराजा मतलब मोनार्की सिस्टम चल रहा था, और लोग जो है ना इससे काफी परेशान हो चुके थे। तो इससे हुआ क्या? फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। कब? 1789 में ही लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। किसका? मोनार्की सिस्टम का, यानी कि राजा महाराजा को जो शासन चल रहा था ना, लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया। उस टाइम लोगों ने क्या डिमांड की? उस टाइम लोगों ने डिमांड करी कि मोनार्की सिस्टम को हटाया जाए,
यानी कि राजा महाराजा के शासन को खत्म किया जाए और डेमोक्रेसी को लाया जाए। यहीं से यूरोप में नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद का फर्स्ट एक्सप्रेशन 1789 में फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन से शुरू हुआ। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हो चुका था, ठीक है ना, वहां पे राजा महाराजा का जब विरोध होना शुरू हो गया, तो उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम कुछ चेंजेस आए, वो चेंजेस हम अब देख लेते हैं कि वो चेंजेस क्या है। सबसे पहला पॉइंट, पावर का ट्रांसफर हुआ। कहां से? मोनार्की मतलब राजा महाराजा से कॉमन पीपल में, यानी कि कॉमन लोगों में पावर का क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। यानी कि पहले राजा महाराजा का शासन था, अब वो तो खत्म हो गया, क्योंकि कब खत्म हो गया? फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर। अब उसमें चेंज क्या निकल के आया कि भाई अब जो पावर है वो ट्रांसफर हो जाएगी। कहां से? राजा महाराजा से अब कॉमन पीपल में वो पावर आ चुकी है। यानी कि अब जो पावर राजा महाराजा में होती थी, अब वो ट्रांसफर होके किस में आ गई? कॉमन पीपल में। ठीक है, उसके बाद क्या चेंज हुआ? यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं? वैसे हम पढ़ रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान क्या क्या चेंजेस हुए। यानी कि जब उनकी डिमांड, यानी कि जो भी फ्रेंच पीपल ने जो भी डिमांड करी थी वहां पर, तो वो डिमांड तो फुलफिल हो गई। अब फुलफिल होने के बाद यानी कि मोनार्की सिस्टम हट गया, खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो सेकंड चेंज क्या देखने को मिला? सेकंड चेंज, यहां पर इन लोगों ने एक नया झंडा यानी कि नया फ्लैग लेकर आ गए, जो कि ट्राई कलर का था, यानी कि 3 रंग का था। ठीक है, ये दूसरा चेंज था जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखने को मिला। उसके बाद थर्ड चेंज जो था वो ये था, थर्ड इन लोगों ने क्या किया? फ्रेंच को इन्होंने नेशनल लैंग्वेज बना दिया। यानी कि फ्रेंच जो है ना, उसको उन्होंने क्या बना दिया? नेशनल लैंग्वेज बना दिया, घोषित कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? न्यू नेशनल एंथम कंपोज्ड किया और शपथ भी ले ली, यानी कि कस्में वादे भी कर लिए। किसके लिए? अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए। ठीक है, यानी कि उन्होंने एक अपना नेशनल एंथम बना दिया और साथ ही साथ उन्होंने अपने देश के लिए क्या कर दी? कस्में खा ली। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 में क्या हुआ चेंज? नंबर 5 में क्या हुआ? इन लोगों ने कि सोसाइटी फ्रांस में इस समय 3 हिस्से में बटी हुई थी। यानी कि उस टाइम की अगर हम बात करें तो फ्रांस में सोसाइटी उस टाइम पे 3 हिस्सों में बटी हुई थी। ठीक है, तो जो कॉमन पीपल है ना, उन लोगों ने अपने ही एस्टेट से एस्टेट जनरल इलेक्ट किया और एस्टेट का नाम नेशनल असेंबली रख दिया। यानी कि हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ था, 3 स्टेट में बटी हुई थी ना चीजें। अब उन्होंने क्या किया? स्टेट से बदलकर वहीं से अपने स्टेट से स्टेट जनरल अपॉइंट कर दिया, इलेक्ट कर दिया, और उसका नाम यानी कि स्टेट का नाम बदलकर क्या रख दिया? नेशनल असेंबली रख दिया। ठीक है, तो 6 पॉइंट क्या हुआ यहाँ पे चेंज? 6 पॉइंट में इंटरनल कस्टम ड्यूटी को हटा दिया। मतलब देश के अंदर ही सामान को इधर उधर जो ले जाया जाता था उस पर टैक्स लगता था, या ड्यूटी आप समझ लो, टैक्स लगता था, तो उस टैक्स को जो है हटा दिया गया। ठीक है ना, ये मेजर चेंजेस हैं। कब? ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ये कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिले। उसके बाद क्या चेंज देखने को मिला? फ्रेंच आर्मी ने सोचा कि हम लोगों को अब डेमोक्रेसी मिल गई है, यानी कि अब हम लोगों, राजा महाराजा का शासन अब खत्म हो चुका है, यानी कि हम लोग आजाद हैं। तो ये जो नेशनलिज्म का आइडिया है, यानी कि अपने देश के प्रति जो प्रेम की भावना है, जो निष्ठा है, समर्पण है, तो ये जो नेशनलिज्म का आइडिया है, यानी कि राष्ट्रवाद, अपने देश के प्रति प्यार और निष्ठा, ये वाला जो आइडिया है हमारे पास है। तो ये हम खुद नहीं रखेंगे, फ्रांस में इसका पूरे यूरोप में ढिंडोरा पीटेंगे। फ्रांस ने सोचा कि भैया अब हम ये जो आइडिया है ना, जैसे कि राजा महाराजा का शासन अब खत्म हो चुका है,
तो इस आइडिया को हम लोग अपने तक ही सीमित क्यों रखे भाई? ये तो अच्छी बात है ना। हम चाहेंगे कि पूरे यूरोप से ही राजा महाराजा का सिस्टम खत्म हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि इस रेवोल्यूशन को पूरे यूरोप में फैलाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। यानी कि ये जो आइडिया है किसका, नेशनलिज्म का, अपने देश के प्रति प्यार का। तो डिंडोरा पीटेंगे मतलब पूरे यूरोप में ये आइडिया फैलाएंगे, ठीक है। यूरोप में, क्योंकि फ्रांस में तो हो ही गया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन से स्टार्ट तो हो ही गया था, लेकिन अब वो क्या सोच रहे थे लोग, अब वो ये सोच रहे थे कि भैया हम यहीं तक क्यों सीमित रहे, हम इस चीज को यानी कि नेशनलिज्म के आइडिया को पूरे यूरोप में फैला देंगे, ठीक है ना, ताकि सबका भला हो। सिर्फ हम अपने भले के बारे में क्यों सोचें, सभी से हटेगा ना फिर तो राजा महाराजा का सिस्टम। तो आगे क्या हुआ, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था और बहुत से लोग, काफी लोग खुश थे, एंजॉय कर रहे थे, मजे कर रहे थे आराम से, ठीक है ना। तभी उस टाइम नेपोलियन ने अपनी एंट्री मार दी। टेणे 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 टेणे, नेपोलियन ने वहां पे एंट्री अपनी मार दी। अब नेपोलियन ने कहा, देखा बेटा लोग, आप लोगों ने 1789 से लेके अब तक काफी मजे कर लिए, काफी आपने डेमोक्रेसी खेल लिया, अब यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। यानी कि नेपोलियन ने क्या किया, जितने भी पॉलिटिकल चीजें थी उस पे अपना कंट्रोल कर लिया, यानी कि वहां पे अपना कब्जा कर लिया। किसने, नेपोलियन ने। तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, मतलब वहां पे उस टाइम पे लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन एंट्री मार दी किसने विलन की एंट्री हो गई यहाँ पे, किसकी, नेपोलियन की। नेपोलियन ने बोला बस बहुत खेल लिया तुम लोगों ने डेमोक्रेसी के साथ, बहुत मजे ले लिए, अब मेरा राज शुरू होगा। कब से, 1799, यानी कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया था और उसके 10 साल बाद एंट्री मार दी किसने, नेपोलियन ने, ठीक है ना। अब यानी 1799 से नेपोलियन का राज जो है वो शुरू हो गया। और इसका राज कब तक चला, ये भी आप समझो, कब तक चला, 1799 से लेके 1815 तक, यानी कि 1799 से 1815 तक नेपोलियन का यहाँ पे राज चलना शुरू हो गया। नेपोलियन ने आखिर क्या किया, नेपोलियन ने क्या क्या किया हम वो समझ लेते हैं। क्योंकि उसने 1799 से 1815 तक राज किया है, तो नेपोलियन इस बीच एक कोड लेकर आया जिसका नाम था क्या, सिविल कोड। यानी कि नेपोलियन ने, अब देखो, जब राज किया उसने 1799 से लेके 1815 तक, तो कुछ तो किया होगा ना इसने। अब वो क्या लेकर आया, एक कोड लेकर आया। समझ लेते हैं कि वो कोड क्या है। सिविल, जिसे हम जानते हैं सिविल कोड ऑफ 1804, यानी कि ये कोड जो वो लेकर आया था ना 1804 में ही लेकर आया था, और उसका नाम क्या पड़ गया, सिविल कोड ऑफ 1804। और इसे हम नेपोलियन कोड भी कहते हैं, क्योंकि ये बात गलत थोड़ी ना होगी कहना, क्योंकि बनाया ही उसने था, तो इसलिए उसी के नाम से इस कोड का भी नाम पड़ गया, नेपोलियन कोड या फिर नेपोलियन रूल, ठीक है। अब सिविल कोड ऑफ 1804 को नेपोलियन कोड भी बोला जाता है, क्योंकि ये कोड नेपोलियन लाया था इसलिए। क्या क्या था इस सिविल कोड 1804 में, मतलब इसके आने से क्या क्या हुआ वो हम देख लेते हैं। अब देखो, नेपोलियन जब ये कोड लेकर आया ना, तो इसमें कुछ अच्छी बातें भी थी और कुछ खराब बातें भी थी। तो पहले हम इसकी कुछ अच्छी बातों को समझ लेते हैं कि उसने अच्छा क्या क्या किया, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि उसने खराब चीजें क्या करी, यानी कि हम पॉजिटिव चीजें भी देखेंगे और नेगेटिव चीजें भी देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, उसने सबसे पहला काम क्या किया, उसने ये घोषित कर दिया कि कानून की नजर में सब बराबर हो गए। मतलब चाहे अमीर हो या गरीब, सबके लिए कानून क्या है, बराबर है। ये यानी कि एक अच्छी बात है, अच्छी बात है ना, कि भाई अब अमीर वगैरह गरीब वगैरह अब सारे इक्वल हो गए, किसकी नजरों में, कानून की नजरों में। तो ये एक इसने अच्छी बात करी, ठीक है ना। सेकंड चीज उसने क्या अच्छी करी, सबके पास जो भी प्रॉपर्टी है
उसका अधिकार होना चाहिए। यानी कि ये भी एक अच्छी चीज है भाई, आपके पास अगर प्रॉपर्टी है तो उसका राइट तो होना चाहिए ना आपके पास, ठीक है ना। तो उसने क्या करा कि यहां पर ये चीज लेकर आया कि आपके पास अगर प्रॉपर्टी है तो उसका राइट भी आपके पास होना चाहिए। होना चाहिए मतलब आपके पास डॉक्यूमेंटल कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे ये प्रूव हो सके, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट था जो उसने किया यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है उसमें उसके बाद उसने क्या किया, जमींदारी सिस्टम जो होता है ना, यानी कि जो लोग गुलामी की तरह काम करते हैं उसको खत्म किया गया। ये भी बहुत बढ़िया बात कर दी इसने, यानी कि जो लोग गुलामी की तरह काम करते हैं उनको इस चीज से मुक्ति दिला दी, ठीक है ना, मुक्ति दिला दी कि भैया अब आप ऐसे नहीं करोगे। तो ये भी सिस्टम इसने खत्म कर दिया, जमींदारी वाला जो होता था, ठीक है ना। ये भी एक अच्छी बात थी। उसके बाद क्या हुआ, किसानों को गुलामी से फ्री कर दिया गया। किसानों को गुलामी से क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया। मतलब पहले क्या होता था कि किसान अपर क्लास के लोगों के लिए मजबूरी या गुलामी में काम करते थे, तो इस सिस्टम को इस नेपोलियन रूल के अंदर क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक है ना। अब किसानों को थोड़ी सी राहत मिल गई कि भैया अब ऐसा नहीं होगा हमारे साथ अन्याय, ठीक है ना। अब हम किसी की गुलाम बन के काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। मतलब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा यह हुआ कि अब लोग फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि पहले ट्रेड करने में काफी रेस्ट्रिक्शंस होती थी कि आप इधर ट्रेड नहीं कर सकते, आप उधर ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन इसने क्या करा कि जो रेस्ट्रिक्शंस होती थी ना उसे हटा दिया। इस कोड के अंदर रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। कौन सी रेस्ट्रिक्शंस, जो ट्रेड करने के टाइम पे होती थी, ठीक है ना। अब लोग आराम से अपना माल इधर उधर बेच सकते हैं, यानी कि ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उन्हें नहीं होगी, रेस्ट्रिक्शंस उन्हें कोई नहीं होगी, ठीक है ना। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव किया गया। यानी कि नेपोलियन ने यह भी एक बहुत अच्छा काम किया, क्या कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है और कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको क्या कर दिया गया, इंप्रूव कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये भी एक इसने क्या किया, अच्छा काम किया। चलो ये तो थी उसकी कुछ पॉजिटिव चीजें जो इस सिविल कोड में उसने की रखी, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, यानी कि कुछ कमियां भी, या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ नेगेटिव चीजें भी थी। चलिए देखते हैं वो नेगेटिव चीजें क्या है। फर्स्ट पॉइंट में इंक्रीज टैक्स, यानी कि इसने क्या किया, टैक्स को बढ़ा दिया। गलत बात है ये कि भैया एक तरफ तो आप रेस्ट्रिक्शंस को हटा रहे हो और दूसरी तरफ आप टैक्स को बढ़ा रहे हो, तो ये तो गलत चीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज देखने को मिली। और उसके बाद सेंसरशिप व इम्पोज्ड, मतलब अगर कोई भी नेपोलियन के खिलाफ बोलेगा, अगर कोई भी नेपोलियन के खिलाफ अगर बोलेगा ना, किसी ने भी उसके खिलाफ अगर आवाज उठाई तो उसे मार दिया जाएगा। यानी कि वो क्या लेकर आ गया, सेंसरशिप लेकर आ गया कि भैया अगर किसी ने भी मेरे खिलाफ या फिर मेरे लोगों के खिलाफ कोई भी आवाज उठाई या फिर कोई भी कंप्लेंट करी तो ढिशक्यां हो जाएगा उसके साथ, मतलब उसे मार दिया जाएगा, ठीक है ना। ये बड़ी तगड़ी सेंसरशिप वो लेकर आ गया, मतलब उसे ये बर्दाश्त ही नहीं है कि मेरे खिलाफ कोई बोल सके, ठीक है ना। और उसके बाद एक और पॉइंट है, उसमें क्या किया, फोर्स टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी, मतलब लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जा रहा था। कितनी गलत बात है। अगर किसी ने जैसे टीचर बनना है या कुछ और बनना है तो उसे जबरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जा रहा है, आर्मी में उठा के उसे डाल रहे हैं कि भैया तू, क्योंकि वो चाह रहा था कि भैया मेरी जो फोर्स है वो एक तैयार हो ताकि मैं अलग अलग देशों पे क्या कर सकूं, राज कर सकूं, कब्जा कर सकूं। तो इसलिए वो हर एक को उठा के कहाँ डाल रहा था, आर्मी में, जबरदस्ती, ठीक है ना। कोई आराम से सोफे पे बैठ के टीवी देख रहा है, आ फटाफट से आ, तेरे को मैं आर्मी में डालूं, कुछ ऐसा चल रहा था वहां पे, ठीक है ना। तो जो कि एक गलत बात है, ठीक है ना। तो ये था आप लोगों का पूरा पार्ट, यानी कि पार्ट 2 में हम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है ना। आप लोगों ने अच्छे से समझ भी लिया होगा सारी बातों को,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिली होगी। अब हम थोड़ा सा एक बार डेट्स की रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना, जो हमने अभी इस पूरे पार्ट में पढ़ी। तो एक बार डेट्स देख लेते हैं हमने पूरी डेट्स में क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले आई थी डेट आपकी कौन सी, 1789। 1789 में क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था, ठीक है ना। लोग यानी कि एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि सब अपना क्या कहते हैं झंडा लेके चल रहे थे, आज़ाद हो गए थे, मोनार्की सिस्टम खत्म हो चुका था 1789 में। उसके बाद क्या हुआ, विलन की एंट्री हो गई। कब, 1799 में नेपोलियन आ गया, और नेपोलियन ने उनकी जो पॉलिटिकल चीज़ें थी, पॉलिटिकल पावर थी, उनको सीज कर लिया, मतलब कब्जा कर लिया उसके ऊपर, ठीक है ना। अब ये डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, ठीक है ना। अब जो मैं आ गया हूँ, मेरा राज चलेगा, जो मैं कहूँगा वो होगा। तो नेपोलियन की एंट्री हो गई कब, 1799 में। और 1804 में नेपोलियन क्या करके आया, नेपोलियन ने एक सिविल कोड लेकर आ गया, ठीक है ना, जिसे नेपोलियन कोड से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और इस कोड में क्या होता है, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ नेगेटिव चीजें भी थी इसके अंदर और कुछ पॉजिटिव बातें भी थी, ठीक है। उसके बाद 1815 नेपोलियन ने 1790 से 1815 तक क्या किया, राज किया, यानी कि 1815 तक उसने क्या किया, राज किया। यानी कि ये आप लोगों की 4 डेट्स है, 1789 यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1799 यानी कि नेपोलियन की एंट्री, और उसके बाद 1804 ये सिविल कोड, और 1815 यानी कि उसका राज क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस पार्ट में हम बात करेंगे यूरोप में नेशनलिज्म की मेकिंग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक मिड 18th सेंचुरी से स्टार्ट होता है, मतलब 1750 के आसपास से शुरू होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो पिछले पार्ट में ये कहा था कि हम अगले पार्ट में 1815 की आगे की बात करेंगे। तो देखो बात ऐसी है, जब नेपोलियन ने 1799 से 1815 तक राज किया, तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि उस टाइम यूरोप में सोसाइटी का डिवीजन कैसा था। इसलिए पहले इसे समझ लेते हैं, इसके बाद हम 1815 के आगे की बात करेंगे। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। टिल द मिड 18th सेंचुरी देयर वाज नो नेशन स्टेट्स इन यूरोप। मिड 18th सेंचुरी यानी कि 1750 में यूरोप में कोई नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट मतलब यूरोप में ऐसा कुछ नहीं था जहां लोग आपस में कॉमन लैंग्वेज, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन कल्चर ये सब शेयर करते हों। अब सवाल ये आता है कि आखिर मिड 18th सेंचुरी में यूरोप में कोई नेशन स्टेट क्यों नहीं था। तो इसका जवाब ये है कि उस टाइम डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, मतलब लोगों का अलग अलग चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका। हैब्सबर्ग एक ऑस्ट्रिया हंगरी का एक एम्पायर था, वहां पर 3 लैंग्वेज चल रही थी, फ्रेंच भी, ठीक है ना, इटालियन भी और जर्मन भी। मतलब अगर कोई नेशन स्टेट बनाने के बारे में सोचे तो सोचे भी कैसे, कॉमन लैंग्वेज जैसा तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। चलिए अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं यूरोप में सोसाइटी के बारे में, और देखते हैं कि उस टाइम यूरोप की सोसाइटी का डिवीजन कैसा था। उस टाइम यूरोप की सोसाइटी पहले 2 डिवीजन में बटी हुई थी, जो आगे जाकर 3 डिवीजन में हो गई। बात करते हैं कि वो डिवीजन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आता है आप लोगों का डिवीजन, इसे हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी, यानी कि अभिजात वर्ग। ठीक है, समझते हैं कि एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है। इसके अंदर वो लोग आते थे जो बहुत ही ज्यादा रिच होते थे, मतलब ज्यादा ही शानो शौकत में रहने वाले लोग। इनके बारे में कुछ और पॉइंट्स भी हैं, वो भी देख लेते हैं हम। पॉइंट नंबर 1, लैंड ओइंग क्लास, मतलब जितनी भी जमीन वगैरह होती थी वो इन्हीं लोगों के पास होती थी। स्पीक्स फ्रेंच लैंग्वेज, ये लोग, यानी कि ये सेकंड पॉइंट है आपका, स्पीक्स फ्रेंच लैंग्वेज। ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोला करते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो रईसों यानी कि अमीरों की लैंग्वेज मानी जाती थी, यानी कि इस लैंग्वेज को बोलना अमीर लोग अपनी शान समझते थे।
थर्ड पॉइंट है लेस पॉपुलेशन। इन अमीर लोगों की संख्या जो थी वो काफी कम रहती थी, मतलब ये लोग बड़ी संख्या में नहीं थे। फोर्थ पॉइंट है डोमिनेटिंग। ये लोग दूसरे लोगों को डोमिनेट करते थे, मतलब उनसे अपना काम करवाने के लिए मजबूर करना, उन्हें परेशान करना, दबाव डालना। तो ये सब होता है क्या, अपनी पावर दिखाना, ठीक है ना, डोमिनेट करते थे, ठीक है ना। पांचवा पॉइंट आता है आप लोगों का ऑल राइट्स। सारे के सारे अधिकार जो हैं वो इन्हीं लोगों यानी कि अमीर लोगों को ही मिले हुए थे, ठीक है। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं हमने देखे, ये किसके अंदर आ गए, एरिस्टोक्रेसी, ठीक है ना। अब एरिस्टोक्रेसी का मतलब समझ लेने के बाद अब हम आगे चलते हैं और सोसाइटी के दूसरे डिवीजन में अगर हम देखें, अगर दूसरे डिवीजन में क्या आता है, तो सोसाइटी के दूसरे डिवीजन में जो आते थे वो थे कौन, पीजेंट्री यानी कि किसान या मजदूर लोग। इसमें क्या होता था, मोर पॉपुलेशन। पॉइंट 1 आता है इसका क्या, मोर पॉपुलेशन, यानी कि इनकी पॉपुलेशन ज्यादा हुआ करती थी, यानी कि किसान जो है वो ज्यादा संख्या में होते थे। पॉइंट नंबर 2, लैंडलेस एंड टेनेंट्स। इन लोगों के पास जमीन वगैरह नहीं होती थी, यानी कि ये लोग अमीर लोगों की जमीनों पर काम करते थे और किराए पर रहते थे। नो राइट्स। और इन लोगों के पास कोई अधिकार वगैरह नहीं होते थे, बेचारे गरीब होते थे ना, क्योंकि अनपढ़ गरीब वगैरह, तो इनके पास कोई विशेष अधिकार नहीं थे। अब आगे चलते हम और देखते हैं थर्ड डिवीजन। अब क्या हुआ, वहां धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी, कहां, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और समय के साथ साथ डेवलपमेंट भी देखने को मिल रहा था। इन सारी चीजों की वजह से एक क्लास का डेवलपमेंट हुआ जिसका नाम था द न्यू मिडिल क्लास। यही सोसाइटी में थर्ड डिवीजन माना गया, यानी कि द न्यू मिडिल क्लास को ही सोसाइटी का कौन सा डिवीजन नाम दे दिया गया, इसे थर्ड डिवीजन। और यही सबसे बड़ा फैक्टर भी बना किसका, नेशन स्टेट लाने के पीछे, यानी कि यही सबसे बड़ा फैक्टर बन गया था किस चीज का, नेशन स्टेट लाने के पीछे। मतलब पहले एरिस्टोक्रेसी के अंदर लोग अपनी चलाते थे और अपने राइट्स का यूज करते थे, वहीं दूसरी ओर पीजेंट्री में किसान भाई कुछ बोल ही नहीं पाते थे क्योंकि बेचारे गरीब और अनपढ़ होते थे। तो अब ये जो थर्ड डिवीजन है जिसका नाम द न्यू मिडिल क्लास है, इसमें कौन लोग आते हैं और चलिए देखते हैं, ठीक है ना। अगर हम ये जाने कि भाई इस मिडिल क्लास में कौन कौन से लोग आते हैं तो ये भी तो जानना हमारे लिए जरूरी है। तो देख लेते हैं कि इस मिडिल क्लास में कौन कौन से लोग आते हैं। इसमें एजुकेटेड पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलिस्ट, डॉक्टर्स, टीचर्स, ये सब आते हैं, मतलब सारे पढ़े लिखे लोग, ठीक है, सारे पढ़े लिखे लोग। इन लोगों ने दो आइडिया सोचे, यानी कि इन लोगों ने दो आइडिया सोचे, कौन कौन से। पहला ये कि भाई अपना एक नेशन स्टेट होना चाहिए जिसमें कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन कल्चर हो, कॉमन हिस्ट्री हो और कॉमन ट्रेडिशन हो। ये इन लोगों की सोच है, इन लोगों का एक आइडिया है। और दूसरा इनके माइंड में क्या आइडिया आया, दूसरा उनके माइंड में जो आइडिया था वो ये था लिबरल नेशनलिज्म। अब बात करते हैं हम कि आखिर ये लिबरल नेशनलिज्म क्या है, ठीक है ना। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, हम लोग देख लेते हैं कि वो पॉइंट्स में क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी कि हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर बात आती है किसकी, फ्रीडम की। वो भी कौन से फ्रीडम की, इंडिविजुअल फ्रीडम। इन लोगों की चाहत थी कि हर व्यक्ति आजाद रहे, मतलब किसी तरह की गुलामी ना हो, लोग आजाद रहकर काम करे, घूमे फिरे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये लोग चाहते थे कि कानून की नजर में सब बराबर होने चाहिए, चाहे अमीर हो या गरीब, ठीक है ना। ये पॉइंट नंबर कौन सा था, 2। थर्ड पॉइंट है एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी रूल। ऑटोक्रेसी मतलब जो एक आदमी के पास पावर होती थी, यानी कि एक ही आदमी के पास पावर का कंट्रोल होता था,
ये सब खत्म होना चाहिए कि भाई एक व्यक्ति के पास ऐसी कोई पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट आता है आप लोगों का एंड ऑफ क्लेरिकल प्रिविलेजेस, यानी कि जो अमीर लोगों को बेनिफिट्स मिले हुए थे ये सब भी खत्म होने चाहिए। ये किन लोगों की सोच है? ये मिडिल क्लास वाले लोगों की सोच है, मतलब जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट आता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इन लोगों की ये भी चाहत थी कि अपना एक संविधान हो और सरकार लोगों के वोट द्वारा ही बने, जिन्हें लोग बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसा कि हम आज की डेट में देखते हैं कि लोगों के वोट के द्वारा ही सरकार बनती है, लोग वोट करते हैं और सरकार बनती है। तो ऐसा ही कुछ सिस्टम लाया जाए, ठीक है ना। तो यहां हमने मिडिल क्लास के दो आइडियाज देख लिए, 2 आइडियाज ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास। पहला नेशन स्टेट लाने का और दूसरा लिबरल नेशनलिज्म, ठीक है ना। लेकिन तब भी 2 प्रॉब्लम्स अब भी देखने को मिल रही थी, ठीक है। पहली, ओनली मैन ऑफ एज 21 ईयर्स और मोर वर अलाउड टू वोट, यानी कि जिन पुरुषों की एज 21 या 21 से ज्यादा है, ठीक है ना, यानी कि उम्र 21 वर्ष या 21 से ज्यादा है, सिर्फ उन्हीं को राइट था क्या करने का? वोट देने का। इसका मतलब महिलाओं को तो भूल ही जाओ, उनके पास ये राइट नहीं था। सिर्फ वोट डालने का अधिकार किसको मिला हुआ था? पुरुषों को, यानी कि जो जेंट्स होते थे, ठीक है ना। वो भी कौन सी एज वाले? जो 21 या 21 से ज्यादा है, यानी कि जिनकी एज 21 साल या 21 साल से क्या है? अधिक है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2, यह मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं आप लोगों को। किसकी? 2 प्रॉब्लम ये लोग जो फेस कर रहे थे। कौन लोग? मिडिल क्लास वाले, ठीक है ना। स्टेट टू स्टेट ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, इसमें क्या होता था कि स्टेट टू स्टेट ट्रेड करने में काफी रेस्ट्रिक्शंस होती थी, मतलब गुड्स को बेचने में काफी रेस्ट्रिक्शंस आती थी। तो क्या हुआ? 1834 में 1834 में एक कस्टम यूनियन फॉर्म्ड हुआ, यानी कि एक कस्टम यूनियन बनाई गई, ठीक है ना, जिसका नाम था क्या? ज़ोलवेरिन। अब ज़ोलवेरिन में क्या होता था? अब आप इसको समझो। इसको स्टार्ट किसने किया था? और इसको स्टार्ट प्रशिया ने किया था, यानी कि इसको अगर हम बात करें कि स्टार्ट किसने किया था, तो इसको स्टार्ट किसने किया? इसको स्टार्ट प्रशिया ने किया था। बाद में इसमें जर्मन स्टेट्स भी शामिल हो गए थे। अब इसने काम क्या क्या किया था वो देख लेते हैं हम। तो देखो, एक कस्टम यूनियन तो बन गई, अब बात आती है कि इसने काम क्या क्या किया, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 आ जाता है आप लोगों का क्या? एबोलिश्ड ट्रेड बैरियर्स, यानी कि जो स्टेट टू स्टेट ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस थे वो क्या कर दिए गए? खत्म कर दिए गए। यानी कि स्टेट टू स्टेट गुड्स ट्रेड करने पर जो हमें टैक्स या ड्यूटी देनी पड़ती थी वो सब क्या कर दी गई? खत्म कर दिया गया, यानी कि उस ड्यूटी को खत्म कर दिया गया, टैक्स को हटा दिया गया, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2, रिड्यूस नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2। पहले जो है 30 करेंसी चला करती थी, अब 30 करेंसीज को हटाकर रिड्यूस करके उसको कितना कर दिया गया? 2 कर दिया गया, यानी कि अब सिर्फ 2 करेंसी रहेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो ये तो आपके हो गए 2 पॉइंट्स, ठीक है ना, जो कस्टम यूनियन में निकाले गए और उसकी जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया गया। कौन सी प्रॉब्लम? जो मिडिल क्लास वाले लोग फेस कर रहे थे। कौन सी? एक तो वो वोट वाली थी, वोट वाली तो खैर हुई नहीं, लेकिन स्टेट टू स्टेट जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस थी वो प्रॉब्लम सॉल्व की गई, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं वापस नेपोलियन की, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने बात कर ली अच्छे से, यूरोप की सोसाइटी के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है ना। अब हम वापस आते हैं जहां पे हमारी कहानी खत्म हुई थी। कहां पर? पार्ट नंबर 2 इस चैप्टर का जो था, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं वापस नेपोलियन की, तो ये बात हमें पता है कि नेपोलियन ने 1799 यानी कि 1799 से 1815 तक राज किया था।
तो ऐसा क्या हुआ कि 1815 में यानी कि 1815 में नेपोलियन हार गया, उसका रूल खत्म हो गया। चलिए समझते हैं इस चीज को, यानी कि इस बात को कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तो क्या हुआ, 1815 में जब नेपोलियन रिलैक्स कर रहा था आराम से, तो 4 लोग आए सामने से। कौन कौन? ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया एंड ब्रिटेन। इन सब ने मिलकर नेपोलियन पर अटैक कर दिया और उसे मारकर नेपोलियन के राज को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। यानी कि नेपोलियन को मार दिया और उसके राज को खत्म कर दिया। इसी को हम प्यार से बैटल ऑफ वाटरलू कहते हैं, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं? बैटल ऑफ वाटरलू। अब इसके बाद क्या हुआ? अब इसके बाद एक नई टर्म आई जिसका नाम है कंजर्वेटिज्म। अब हम इसको भी समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या है, इसके अंदर क्या है। इसके अंदर क्या था? बेसिकली ये 4 लोग जो थे, कौन कौन? ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया एंड ब्रिटेन। इन लोगों ने क्या किया? नेपोलियन जो सिविल कोड लेकर आया था ना, आपने पिछले पार्ट में देखा होगा, उसमें जो भी कुछ था सब कुछ खत्म कर दिया। इन लोगों ने क्या किया? मोनार्की सिस्टम वापस लेकर आ गए, ठीक है ना। चर्च में लोगों को जो पावर मिली हुई थी उसे भी वापस लेकर आ गए। फिर से ऑटोक्रेसी वापस लेकर आ गए, यानी कि जो एक जिसमें एक व्यक्ति के पास पावर होती थी, इस सिस्टम को भी वो लोग क्या करके आ गए? वापस लेकर आ गए। नो क्रिटिसिज्म, ये लोग क्रिटिसिज्म नहीं झेलेंगे, मतलब ये आलोचनाएं बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई अगर इनकी बुराई करेगा तो ये नहीं झेल पाएंगे, ठीक है ना। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे सेंसरशिप, ये लोग सेंसरशिप लेकर आ गए, मतलब अगर कोई भी इनके खिलाफ कुछ भी बोलेगा तो उसे मार दिया जाएगा, ठीक है ना। ये इस टाइप की क्या लेकर आ गए? सेंसरशिप लेकर आ गए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो ये 4 लोग लेकर आए। कौन कौन? ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया एंड ब्रिटेन। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो ये जो 4 लोग थे, कौन कौन? ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया एंड ब्रिटेन। इन चारों ने मिलकर सोचा कि अब लड़ाई तो हम जीत गए नेपोलियन को हराकर, तो अब हम क्या करते हैं? हम साइन करते हैं क्या? ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना जो कि 1815 में इन्होंने साइन किया। चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर ट्रीटी ऑफ वियना में क्या क्या था। पॉइंट नंबर 1, बॉर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड इन फ्रांस। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो बॉर्बन डायनेस्टी को खत्म कर दिया गया था, उसे वापस फिर से फ्रांस में क्या कर दिया गया? एस्टैब्लिश कर दिया गया, यानी कि वापस लाया गया, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2, स्टेट्स वाज सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। फ्रेंच की बाउंड्रीज पर स्टेट्स सेट किए गए ताकि फ्यूचर में फ्रेंच का एक्सपेंशन ना हो सके। यानी कि कितने चालाक थे ये लोग, ठीक है ना, कि बाउंड्रीज पहले ही इन्होंने सेट कर दी वहाँ पे, ठीक है ना, स्टेट सेट कर दिए ताकि फ्यूचर में फ्रेंच का क्या ना हो? एक्सपेंशन ना हो, ठीक है। आपको पता है ये जो 4 लोग थे, कौन कौन? ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया एंड ब्रिटेन। अब इसमें से ब्रिटेन को छोड़ो आप, और बाकी जो 3 लोग थे, कौन कौन? रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। इन तीनों को कुछ ना कुछ मिला है, और क्या मिला है वो देखते हैं हम। देखो पॉइंट नंबर 3 है ये आपका। प्रशिया गॉट सम इंपॉर्टेंट टेरिटरीज। प्रशिया को जो है न्यू टेरिटरीज मिली, कहां पर? वेस्टर्न बाउंड्रीज पर। वेस्टर्न बाउंड्रीज पर इसे क्या मिल गई? नई टेरिटरीज मिल गई। पॉइंट नंबर 4, ऑस्ट्रिया गॉट कंट्रोल ओवर नॉर्थ इटली। ऑस्ट्रिया को क्या मिला? ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली का कंट्रोल मिल गया कि भाई अब तुझे नॉर्थ इटली को क्या करना है? कंट्रोल करना है, ठीक है ना। ये किसके अंदर चल रही है बातें? ये सारी ये चल रही है किसके अंदर? ट्रीटी ऑफ वियना, यानी कि जो इन्होंने मिलकर साइन किया है ना, तो ये उसके अंदर पॉइंट्स हैं ये सारे, ठीक है, कि उसमें ये मेंशन कर रहे हैं कि भाई तुझे ये मिलेगा, तुझे ये मिलेगा। तो उस पॉइंट ये लिखा हुआ है, किसके अंदर लिखा हुआ है? ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर लिखा हुआ है ये, ठीक है ना।
तो हमने देखा कि ऑस्ट्रिया को ये मिल गया, ठीक है ना। और उसके बाद रशिया को क्या मिला, पॉइंट नंबर 5, रशिया गॉट पोलैंड। रशिया को क्या मिला, यहां पर रशिया को पोलैंड मिल गया, ठीक है ना। कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स which had been set up by Napoleon was left untouched। यानी कि नेपोलियन के जो 39 संगठन स्टेट्स थे उन्होंने उनको टच भी नहीं किया, यानी कि जो 4 लोग थे इन्होंने टच भी नहीं किया और उसको वैसे का वैसा ही रहने दिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। एक बार हम फिर से देख लेते हैं ट्रीटी ऑफ वियना में क्या था। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या देखा कि जो शासन था वही फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, ठीक है ना, बॉर्बन फैमिली वाली यानी कि बॉर्बन डायनेस्टी जो थी उसको जो खत्म कर दिया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर, उसको वापस लाया गया, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट में हमने देखा कि स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रेंच टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, यानी कि एक बाउंड्रीज बना दी गई, वहां पर स्टेट्स बना दिए गए ताकि फ्रेंच का एक्सपेंशन फ्यूचर में ना हो, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा कि रशिया को क्या मिल गया, इंपॉर्टेंट टेरिटरीज मिल गई। कहां पर मिल गई, वेस्टर्न बाउंड्रीज पर मिल गई। ऑस्ट्रिया को क्या मिला, कंट्रोल मिल गया, किसका, नॉर्थ इटली का, ठीक है ना। रशिया को क्या मिल गया, पोलैंड मिल गया। तो ये सारे पॉइंट्स हमने देखे, ये 6 के 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं किसके अंदर, ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर लिखे हुए थे, जो इन लोगों ने मिलकर क्या करे, साइन करे थे, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है, ठीक है ना। तो ये था आप लोगों को वैसे पूरा क्या, ट्रीटी ऑफ वियना, जो कि 1815 में साइन किया गया था, यानी कि साइन हुआ था कब, 1815 में, ठीक है। अब कंजर्वेटिज्म से बहुत लोग खुश नहीं थे, यानी कि जो कॉन्सेप्ट था ना किसका, कंजर्वेटिज्म का, यहां पे बहुत लोग इससे खुश नहीं थे। तो हुआ क्या, रेवोल्यूशनरीज का एक नया ग्रुप उभर कर आया, यानी कि रेवोल्यूशनरीज का एक नया ग्रुप उभर कर आया। रेवोल्यूशनरीज क्या करते थे ये देखते हैं। सीक्रेट सोसाइटी, ये इन लोगों ने एक सीक्रेट सोसाइटी बनानी शुरू की और इन लोगों का जो मेन एम थे वो ये थे, स्प्रेड आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म। इन लोगों ने नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करना शुरू कर दिया, मतलब ये उनकी चाहत थी कि वो हर जगह देश के प्रति जो प्रेम और निष्ठा की भावना है उसे हर जगह क्या करे, फैलाए, ठीक है ना। ये हम किन की बात कर रहे हैं, वैसे जो लोग खुश नहीं थे ना वहां पे उस टाइम पे, किससे, कंजर्वेटिज्म से। तो वहां पर कुछ नए लोग उभर कर आए, कौन से, जिन्हें नाम दिया गया क्या, रेवोल्यूशनरीज। और इनका काम क्या था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, ठीक है ना। आगे देखते हैं और इसके मेन हम एम्स देख रहे हैं अभी। तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है, अपोज्ड मोनार्की, यानी कि इन लोगों ने अपोज करना शुरू कर दिया, किसको, मोनार्की को। इन लोगों ने राजा महाराजा का जो शासन होता था ना उसका विरोध करना शुरू किया, अपोज्ड, ठीक है ना, विरोध करना। थर्ड पॉइंट, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी रूल। ये लोग जो ऑटोक्रेसी रूल होता था उसको खत्म करना चाहते थे, यानी कि उसे हटाना चाहते थे, यानी कि जो एक ही व्यक्ति के पास पावर जो होती थी, ऐसे सिस्टम को खत्म किया जाए, ठीक है ना। ये उन लोगों की क्या थी, चाहत थी, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट आता है आप लोगों का कौन सा, फ्रीडम का। वो भी कौन सी फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम। ये लोग ये भी चाहते थे कि एक इंडिविजुअल फ्रीडम हो और हर एक व्यक्ति आजाद रहे, आजाद होकर घूमे, ठीक है। पांचवा पॉइंट, नेशन स्टेट। और इनका एक नेशन स्टेट लाने का भी आइडिया था, मतलब ये लोग चाहते थे कि एक ऐसा स्टेट हो जिसमें लोगों के बीच कॉमन कल्चर हो, कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन हिस्ट्री हो और कॉमन ट्रेडिशन हो। आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। हम सारे रेवोल्यूशनरीज के बीच सिर्फ एक रेवोल्यूशनरी को याद रखते हैं, ठीक है ना। सारे रेवोल्यूशनरीज को हम याद नहीं रखते, सिर्फ एक को याद रखते हैं
और जरूरी भी उसी को याद रखना है, और जिनका नाम क्या है, जेसुपी मैजनी। ठीक है ना, इनका नाम क्या है, जेसुपी मैजनी। इनके बारे में भी देख लेते हैं कि इनके बारे में क्या क्या पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, और क्या थे ये, तो ये भी हम जान लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं इनके भी पॉइंट्स। इटालियन रेवोल्यूशनरी, यानी कि जो मैजनी थे ये कौन थे, इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। ये एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी नेम्ड एज कार्बोनेरी, यानी कि ये एक सीक्रेट सोसाइटी के क्या थे, मेंबर थे, और नाम क्या था, कार्बोनेरी, यानी कि ये एक सीक्रेट सोसाइटी के सदस्य थे। पॉइंट नंबर 3, फॉर्म्ड 2 सीक्रेट सोसाइटीज, इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। यंग इटली इन मैसेल्स, दूसरी यंग यूरोप इन बर्न। ठीक है ना, तो इन्होंने ये क्या बनाई, 2 सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करी, यानी कि बनाई। चौथा पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, बिलीव्ड इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इनकी ये चाहत थी कि इटली एक अलग कंट्री हो। ठीक है ना, जिसमें इटालियन लैंग्वेज हो, इटालियन कल्चर हो। तो ये उनकी क्या थी, एक तरीके से उनकी चाहत थी कि भाई इटली जो है ना एक अलग कंट्री होनी चाहिए, जिसकी लैंग्वेज भी अलग हो और उसका कल्चर भी क्या हो, अलग हो। तो हम एक बार डेट्स की रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन ऑफ डेट्स। तो देखो 1789 से शुरू करते हैं। तो 1789 में क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, 1799 में क्या हुआ, नेपोलियन की एंट्री हो गई थी। 1815 एंड ऑफ नेपोलियन रूल, यानी कि 1815 में नेपोलियन का रूल खत्म हो गया, एंड साइन ट्रीटी ऑफ वियना, और साथ ही साथ 1815 में साइन किया गया क्या, ट्रीटी ऑफ वियना। और किन किन लोगों ने किया, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया एंड ब्रिटेन। और 1834 में कस्टम यूनियन बनाया गया, और जिसका नाम क्या रखा गया, ज़ोलवेरियन। ठीक है ना, 1830 से 1848 तक ना काफी रेवोल्यूशंस हुए थे, इसलिए हम इसे एज ऑफ रेवोल्यूशन भी कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि भाई ये रेवोल्यूशंस क्यों हुए, तो इसे समझने के लिए पहले हमें पिछले पार्ट को देखना होगा। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो 2 आइडियाज थे ना, वो पूरे यूरोप में फेमस या पॉपुलर हो गए थे। कौन से थे दो ये आइडियाज? पहला आइडिया था लिबरलिज्म, मतलब लिबर्टी, इक्वालिटी, आजादी मिले सबको समान अवसर मिले। और दूसरा आइडिया था नेशनलिज्म का, यानी कि अपने देश के प्रति प्यार और निष्ठा। तो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म ये दोनों आइडियाज पूरे यूरोप के अलग अलग पार्ट में, जैसे इटली, जर्मन स्टेट्स, आयरलैंड एंड पोलैंड, हर जगह फेमस हो गया था। इन्हीं दो आइडियाज की वजह से 1830 से 1848 तक काफी रेवोल्यूशंस हुए, और ये जो रेवोल्यूशंस हो रहे थे इनको आगे जो ले जा रहे थे ना, वो थे एजुकेटेड मिडिल क्लास। अब इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं डॉक्टर्स, टीचर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट। तो यहां हमने कारण देख लिया कि आखिर रेवोल्यूशंस क्यों हुए। आगे चलते हैं और बात करते हैं पहले रेवोल्यूशन की। पहला रेवोल्यूशन 1830 में हुआ था, यानी कि 1830 में हुआ था। ऐसा क्या हुआ 1830 में? तो इसमें आपको 2 चीजें याद रखनी है। पहली चीज जुलाई रेवोल्यूशन और दूसरी चीज ग्रीक रेवोल्यूशन। जुलाई रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। पहला पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करवाता हूं। पहला पॉइंट है बॉर्बन किंग्स वर ओवरथ्रोन, यानी कि बॉर्बन किंग को उठाकर फेंक दिया गया। पता है ना आप सभी को बॉर्बन किंग्स के बारे में। देखो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर राजा महाराजा का शासन खत्म हो गया था, लेकिन बाद में 1815 में 4 लोग, कौन कौन?
ऑस्ट्रिया, रशिया और ब्रिटेन इसे फिर से वापस लेकर आ गए थे, जहां उन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना साइन भी किया था। अब फिर से 1830 के जुलाई रेवोल्यूशन में बॉर्बन किंग को उठाकर फेंक दिया गया, मतलब इस सिस्टम को खत्म किया गया और यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप किया गया, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें शासन तो राजा महाराजा का ही रहेगा, लेकिन उन्हें काम कानून के अंदर रह के ही करना होगा, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग चलना होगा। और उसका जो हेड बनाया गया था वो था लुइस फिलिप। अब बात करते हैं इसी के यानी कि जुलाई रेवोल्यूशन के ही सेकंड पॉइंट की। रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन ब्रसेल्स। रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ ब्रसेल्स में, और ब्रसेल्स कहां पे है? ब्रसेल्स बेल्जियम का कैपिटल यानी कि राजधानी है। तो ब्रसेल्स में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे ये पूरी कंट्री में फैल गया। उसके बाद क्या हुआ? अंडर यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स, ये लोग यूनाइटेड किंगडम के अंदर थे और इन लोगों को क्या चाहिए था? इन लोगों को चाहिए थी आजादी। तो क्या हुआ? ये लोग जो है आजाद हो गए, मतलब यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से आजाद हो गए। तो ये था आपका 1830 के रेवोल्यूशन का पहला पॉइंट, जिसमें हम लोगों ने जुलाई रेवोल्यूशन के बारे में अच्छे से समझ लिया। चलिए अब हम आगे चलते हैं और 1830 के रेवोल्यूशन का सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है ग्रीक रेवोल्यूशन। चलिए अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, ग्रीक रेवोल्यूशन। ग्रीक जो था ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। अब हुआ क्या? वो जो दो आइडियाज थे ना, कौन से? वही लिबरलिज्म और नेशनलिज्म। ये आइडियाज पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अब ग्रीक ने सोचा कि जब सब लोगों को आजादी मिल रही है तो हमें भी आजादी चाहिए। क्या चाहिए? आजादी चाहिए। तो क्या हुआ? उन लोगों ने अपना स्ट्रगल 1821 में स्टार्ट किया था। क्या करने के लिए? आजाद होने के लिए। अब ये लोग अकेले आजाद नहीं हो पा रहे थे, तो इनकी मदद की गई। किन किन से मदद मिली इन्हें? कहां कहां से मदद मिली? वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से। और किससे मिली? जो पोएट्स होते थे उनसे हेल्प मिली। और किन से हेल्प मिली इन्हें? आर्टिस्ट लोगों से हेल्प मिली। इन सब ने मिलकर एक साथ आजाद होने के लिए लड़ाइयां की। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ और टॉपिक्स की, जिसमें हम रोमांटिसिज्म, हंगर हार्डशिप एंड द रेवोल्यूशंस ऑफ द लिबरल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की, जिसका नाम है रोमांटिसिज्म। अब हमने देखा कि नेशनलिज्म का मतलब होता है कि अपने देश के प्रति प्यार और निष्ठा। तो इन लोगों को लगा कि ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग है ना, ये कैसे लाया जाए, यानी कि कैसे लोगों के अंदर जगाई जाए। मतलब कल्चर से ना इमोशंस में टच करना है, यानी कि जो कल्चर है ना उसको इमोशन में कन्वर्ट करना है। तो और नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाना है। तब जाकर स्टार्ट हुआ क्या? रोमांटिसिज्म। क्या होता है ये रोमांटिसिज्म? अगर हम बात करें, अ कल्चरल मूवमेंट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, यानी कि अपने कल्चर के लिए और अपनी कंट्री के लिए लोगों के अंदर प्यार हो, इसके लिए क्या हुआ? कल्चरल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो इसमें एक नाम जो है हमें याद रखना है, और वो है जर्मन फिलोसफर। उनका नाम क्या था? जोहान गॉटफ्रीड। तो इसने क्या किया? अपने कल्चर और कंट्री के प्रति जो प्यार होना चाहिए उसे जगाने के लिए फोक सॉन्ग, फोक डांस, फोक पोएट्री, ये सब सुना सुनाकर इसने ट्राई किया। इसे आप सब ऐसे समझो कि जैसे कि इंडिया में अलग अलग राज्य, यानी कि जैसे कि बिहार हो गया, पंजाब हो गया, इन सब में क्या होता है, वहां पर उसी टाइप के सॉन्ग्स ज्यादा चलाए जाते हैं। जैसे कि बिहार में बिहारी सॉन्ग्स जो होते हैं, ठीक है ना, और पंजाब में पंजाबी सॉन्ग्स जो होते हैं, ठीक है ना। तो जोहान ने यही दिमाग लगाया और अलग अलग जगह पर जाकर लोगों के लिए उन्हीं की कल्चर के हिसाब से सॉन्ग्स बनाए, डांस वगैरह शुरू किया गया, ताकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाया जा सके। चलिए अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं एक नए टॉपिक की,
एंड ऑफ 18th सेंचुरी। एंड ऑफ 18th सेंचुरी में ना ग्रेट पावर्स कौन कौन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, इन लोगों ने मिलकर पोलैंड को अलग कर दिया। अब पोलैंड पर राज किसका आया? पोलैंड पर राज किया रशिया ने। रशिया ने क्या किया? पॉलिश लैंग्वेज रिमूव्ड। रशिया ने पोलैंड की जो पॉलिश लैंग्वेज थी जो उसको हटा दिया और वहां पर रशियन लैंग्वेज को इंप्लीमेंट किया गया। स्कूल, कॉलेज, हर जगह रशियन लैंग्वेज का यूज किया गया। अब पोलैंड के लोगों को गुस्सा आ गया कि भाई एक तो हमें अलग कर दिया और हमारी लैंग्वेज को भी हमसे छीन लिया। तब पोलैंड ने रशिया के अगेंस्ट 1831 में यानी कि 1831 में फाइट की। लेकिन क्या हुआ? पोलैंड जो था हार गया था, क्योंकि उस टाइम पर रशिया बहुत पावरफुल था। और इस लड़ाई में जिन्होंने भी भाग लिया था, जैसे कि पुजारी लोग, ठीक है ना, रशिया क्या करता था, इन्हें उठाकर जेल में डाल दिया करता था, या फिर साइबेरिया में। साइबेरिया रशिया की सबसे ठंडी जगह है, वहां टेम्परेचर जो है ना -71 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहां पर लोगों को छोड़ दिया जाता था जो रशिया के अगेंस्ट जाकर फाइट करते थे, ताकि आज के बाद कोई भी फाइट करने के बारे में ना सोचे। किसने किया था ऐसा? रशिया ने किया था। किसके लिए? पोलैंड के लोगों को, यानी कि पुजारी लोग जो होते थे ना, उनके साथ ऐसा किया गया। ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। 1830 की अगर हम बात करें, ये यूरोप का सबसे खराब इकोनॉमिक टाइम था, क्योंकि पॉपुलेशन उस समय काफी तेजी से बढ़ने लगी थी। ठीक है। अब रूरल एरिया से लोग माइग्रेट होके शहर की तरफ आने लगे थे, ताकि उन्हें शहर में जॉब मिल सके, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिलती थी। अब हुआ क्या? अब जो भी सामान था वो इंग्लैंड से आने लगा था, क्योंकि वो सस्ता था, मशीन से बना हुआ होता था। अब इससे हुआ क्या? अब इससे ये हुआ कि यूरोप में जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे ना, उनका काफी लॉस होने लगा था, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा बढ़ने लग गया था। तो 1848 में फूड शॉर्टेज और वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला। मतलब किसी को भी नौकरी नहीं मिलती थी, और फूड शॉर्टेज की वजह से जो पेरिस जो था वो रोड पर आ गया था। और लुइस फिलिप, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हेड था, उसे भी हटा दिया गया था कि तुझसे कुछ नहीं हो रहा, तू यहां से निकल जा। अब इसको हटाने के बाद कुछ चेंजेस लाए गए, जैसे कि राइट टू वोट, यानी कि इसमें सभी लोग, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सभी को वोट देने का अधिकार मिला, जिनकी एज 21 या इससे ज्यादा है। राइट टू वर्क, सभी को काम करने का अधिकार मिलेगा, चाहे वो मेल हो या फिर वो फीमेल हो। तो 1845 में यानी कि 1845 में कुछ बात है जो मैं आपको बताता हूं। वीवर्स स्टार्टेड रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर। वीवर्स जो थे, है ना, वीवर्स जो होते हैं ना, उन्होंने क्या किया? वीवर्स जो थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट फाइट करनी शुरू की, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने वीवर्स की जो पेमेंट थी अचानक से घटा दी थी। यानी कि जो उनकी वेजेस होती है ना, वो अचानक से क्या कर दी थी? घटा दी थी, यानी कि कम कर दी थी। तो 4 जून 1845 में लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स जो थे वो लोग डिमांड करने लगे कि हमें हायर वेज चाहिए, यानी कि हमें ज्यादा वेजेस चाहिए। तो इससे हुआ क्या? कॉन्ट्रैक्टर जो था वो अपनी फैमिली के साथ भाग गया और इसमें 11 वीवर्स की गोली से मारकर हत्या कर दी गई। कितने वीवर्स की? 11 वीवर्स की। आगे चलते हैं और बात करते हैं थर्ड टॉपिक की। 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। ये जो हमारा टॉपिक है इसको आप अच्छे से समझना। क्या है? द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। 1848 में क्या हुआ? इसमें रेवोल्यूशन चल रहा था, और कौन चला रहे थे इसे?
लीड बाय मिडिल क्लास पीपल, यानी कि इस रेवोल्यूशन को मिडिल क्लास के लोग चला रहे थे। तो इन लोगों की डिमांड थी कि वांटेड टू एस्टैब्लिश नेशन स्टेट। इन लोगों की डिमांड थी कि नेशन स्टेट बनाने की, मतलब एक ऐसा स्टेट जिसमें कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन कल्चर हो, कॉमन हिस्ट्री हो और कॉमन ट्रेडिशन हो, ये सब हो। यानी कि इनका एक ड्रीम था कि भाई एक नेशन स्टेट बनाया जाए। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, इनकी ये भी डिमांड थी कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल होगा, यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स होता है एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब अपनी पार्टी बनाने की फ्रीडम होनी चाहिए। मतलब इनकी एक ऐसी भी डिमांड थी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। यहां से एक बात आपको जाननी जरूरी है, छोटी सी बात है। इन जर्मन रीजन्स पॉलिटिकल एसोसिएशंस व मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स। जर्मन रीजन्स में ना उस टाइम पे पॉलिटिकल एसोसिएशन जो थे, मतलब पार्टी वगैरह जो थी, वो सारे मिडिल क्लास से भरे हुए थे। यानी कि किससे भरे हुए थे? उसमें पार्टी में जितने भी लोग थे वो सारे मिडिल क्लास से भरे हुए थे। डिसाइड टू वोट, क्या हुआ? इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम सब वोट देंगे। किसको? ऑल जर्मन नेशनल पार्टी को। किसको? ऑल जर्मन नेशनल पार्टी को। तो इन लोगों ने ऑल जर्मन नेशनल पार्टी को वोट दे दिया। 18 मई 1848 यानी कि 18 मई 1848 में 831 मेंबर्स इलेक्टेड, यानी कि 831 मेंबर्स इलेक्टेड। 18 मई 1848 में 831 मेंबर जो हैं इलेक्ट हुए और इन सभी मेंबर्स ने मिलकर जर्मन नेशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। पार्लियामेंट बिकम डोमिनेट बाय द मिडिल क्लास। पार्लियामेंट जो है उस टाइम पे डोमिनेट हो गया, किससे? मिडिल क्लास से, क्योंकि ऑल जर्मन नेशनल पार्टी की जीत हुई थी और इस पार्टी में सारे ही मिडिल क्लास के लोग थे, इसलिए पार्लियामेंट जो था वो डोमिनेट था, किससे? मिडिल क्लास से। तो जो पार्लियामेंट थी उन्होंने क्या किया? वर्कर्स और आर्टिशंस की जो भी डिमांड थी उन्हें मानने से मना कर दिया, क्योंकि इन लोगों ने पार्टी को जिताने के लिए मिडिल क्लास की हेल्प की थी। तो वर्कर्स और आर्टिशंस जो थे ना, इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने यह कहा कि अब हम मिडिल क्लास की हेल्प नहीं करेंगे, आप हमारी डिमांड को मान लो। अब इससे क्या हुआ? सैनिक जो हैं वो लोग आए और जो ये पार्टी बनी हुई थी इसको हटा दिया गया। कौन सी? वही नेशनल जर्मन वाली। यानी कि मिडिल क्लास ने जो इतनी मेहनत की थी वो सब मिट्टी में मिल गई। आगे चलते हैं। चेंजेस वर मेड, लेकिन चेंजेस आए, काफी चेंजेस आए। अब जो फिर से मोनार्की सिस्टम था, यानी कि राजा महाराजा का शासन फिर से वापस लाया गया था। अब ये लोग समझ गए कि अगर हमने फिर से लोगों को परेशान किया, लोग फिर से हमसे लड़ाई करेंगे, फिर से रेवोल्यूशन होगा। इसलिए ये इस चीज से बचने के लिए दो चीज लेकर आए। कौन सी वो दो चीज लेकर आए? पहली चीज, सेल्फडॉम एंड बाउंडेड लेबर वॉज एबोलिश्ड, यानी कि इन लोगों ने ऐसे सिस्टम को खत्म करा जहां गरीब और मजदूर लोग अपर क्लास लोगों के लिए काम करते थे। यानी कि जो बेचारे गरीब मजदूर होते थे, ठीक है ना, वो लोग अमीर लोगों के लिए अंडर रह के काम करते थे ना, तो उसने इस सिस्टम को खत्म किया। ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस, हंगेरियंस को ऑटोनॉमी ग्रांट कर दिया, मतलब अब वो लोग अपनी सेल्फ गवर्निंग कंट्री बना सकते हैं, जहां इनकी गवर्नमेंट हो वैसी कंट्री बना सकते हैं जैसा वो चाहते हैं। तो मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। सबसे पहले देखते हैं हम जर्मनी के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ऑल जर्मन नेशनल पार्टी जो है वो जीत गई थी। मिडिल क्लास वाले लोगों ने उन्हें जिताया था, लेकिन वो लोग अपनी बेवकूफी के कारण पावर में नहीं आए, मतलब वो चल नहीं पाए, क्योंकि इसके पीछे दबाव था। किसका? राजा महाराजा और मिलिट्री का। तो क्या फिर इन लोगों ने हार मान ली थी? तो इसका आंसर है नहीं।
इनको जो है सपोर्ट मिल गया। किसका? जंकर्स ऑफ प्रशिया, यानी कि जंकर्स ऑफ प्रशिया का सपोर्ट मिल गया था। अब क्या हुआ कि जो लीडरशिप थी ना वो प्रशिया के हाथ में आ चुकी थी और वहीं से मूवमेंट को आगे बढ़ाया गया। किसके लिए? नेशनल यूनिफिकेशन के लिए, कि अब जर्मन को कंट्री या स्टेट बनाना है। तो इसी सोच के साथ ये लोग आगे बढ़ते गए। उस टाइम सीएम कौन था? ऑटो वन बिस्मार्क। यही इस मूवमेंट को आगे ले जा रहा था। 3 लड़ाइयां हुई जो 7 साल तक चली, और ये लड़ाइयां किस किस के साथ हुई? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। इन लड़ाइयों में प्रशिया जो था वो जीत गया। आगे चलते हैं और देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। जनवरी 1871 में प्रशियन किंग विलियम को जर्मन का राजा घोषित कर दिया गया। अब जर्मनी जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया और एक नया नेशन बन गया। अब जो नई गवर्नमेंट थी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी। किसको? करेंसीज को मॉडर्नाइज करने में, बैंकिंग सिस्टम को अच्छा करने में और जुडिशियल सिस्टम को भी अच्छा करने में। कहां पर? जर्मनी में। तो उस दिन से जर्मनी के लोग वहां खुशी खुशी रहने लगे। अब बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली की। इसमें हम जानेंगे कि कैसे इटली एक अलग कंट्री बनी इन 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो इटली जो था ना वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। कितने स्टेट्स? 7 स्टेट्स। और इन 7 स्टेट्स में से सिर्फ एक ही स्टेट ऐसा था जिसमें कोई इटालियन रूल कर रहा था, यानी कि उस स्टेट को इटालियन चला रहा था। और बाकी के जो 6 स्टेट्स थे उसमें कोई और रूल कर रहा था, यानी कि उसको कोई और चला रहे थे। चलिए एक कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग रूल कर रहा था, सेंटर में पॉप का रूल था, साउथ में बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन का रूल था। यहां तक कि यहां कोई इटालियन लैंग्वेज भी नहीं थी। जो 6 स्टेट्स थे उनमें सब अपनी रीजनल लैंग्वेज बोला करते थे। तो काफी टफ था यह सोचना कि इटली को आजाद किया जाए और उसको एक अलग कंट्री बनाई जाए। तो क्या हुआ? ड्यूरिंग 1830, जैसे कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जोसेपी मैजिनी नाम का एक व्यक्ति था जो कि एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था। उसने ट्राई किया था। उसने सबसे पहले एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी यंग इंडियन के नाम से, लेकिन वो ज्यादा चल नहीं पाई। उसका जो प्लान था वो फेल हो गया था। उसका सपना था कि इटली को एक अलग कंट्री बनाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो क्या हुआ? सीएम कैवियर ने मूवमेंट को आगे बढ़ाया। लार्ज नंबर ऑफ पीपल अंडर द लीडरशिप ऑफ गैरीबाल्दी जॉइन द मूवमेंट। इन्होंने क्या किया? मूवमेंट को ज्वाइन किया और मूवमेंट को और आगे लेकर गए। और जब इन लोगों को ये लगने लगा कि हम लोग नहीं जीत सकते, तो क्या हुआ? जो लोकल पीजेंट्स थे, यानी कि किसान जो थे, उन्होंने भी इनका सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब जो है ये सब मिल गए और बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ और इन सब ने मिलकर स्पेनिश रूलर जो था उसको हटा दिया, यानी कि भगा दिया। तो 1861 में क्या हुआ? विक्टर इमैनुअल II को यूनाइटेड इटली का किंग घोषित किया गया। तो ये स्टोरी थी इटली की। आखिर इटली कैसे एक अलग कंट्री बनी थी। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं एक और मजेदार स्टोरी की, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। There was no British nation before 18th century in Scotland. स्कॉटलैंड में 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था। तो क्या हुआ? इंग्लिश पार्लियामेंट सीज द पावर फ्रॉम मोनार्की इन 1868। 1868 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की से पावर ले ली। तब इंग्लैंड जो है एक नेशन स्टेट बन चुका था। तो इन लोगों ने क्या क्या किया? एक्ट ऑफ यूनियन 1707 साइन किया। किसके बीच में?
इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। तो इसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम पड़ा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड जो था वो काफी चालाक था, उसने स्कॉटलैंड पर ज्यादा दबाव डाल दिया था। पार्लियामेंट में ज्यादा मेंबर्स इंग्लैंड के हो चुके थे। तो इससे हुआ क्या? इससे यह हुआ कि स्कॉटलैंड जो है वो इंग्लैंड के अंडर आ चुका था। सिमिलर स्टोरी आयरलैंड की भी है। आयरलैंड के लोग आराम से जी रहे थे, तभी इंग्लैंड ने दिमाग लगाया। उन्होंने देखा कि आयरलैंड जो है वो दो चीजों में डिवाइड है, कैथोलिक में और प्रोटेस्टेंट में। तो इंग्लैंड ने दिमाग लगाया और कहा कि देखो प्रोटेस्टेंट, आप सब अपना दिमाग क्यों नहीं लगाते हो? आप क्यों कैथोलिक पर अपना कब्जा क्यों नहीं करते हो? उस पर आप रूल क्यों नहीं करते हो? तो इंग्लैंड के इस सुझाव से प्रोटेस्टेंट खुश हो गए और इंग्लैंड की बात मान ली। तो इससे अब क्या हुआ कि इंग्लैंड ने आपस में लड़ाई करवा दी। किसके बीच में? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में आपस में लड़ाई करवा के खुद उसने कब्जा कर लिया। किसके ऊपर? आयरलैंड के ऊपर। तो 1801 में आयरलैंड जो है फोर्सफुली यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। अब ब्रिटेन के अंदर कौन कौन आ चुके हैं? इंग्लैंड जो था वो तो पहले से ही था। स्कॉटलैंड के बारे में हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा और उसके बाद आयरलैंड को जबरदस्ती अपने अंडर कर लिया गया। अब क्या था कि ब्रिटेन का ना अपना एक अलग फ्लैग था, नेशनल एंथम भी था, तो इंग्लिश लैंग्वेज भी थी। और यही स्कॉटलैंड और आयरलैंड को भी अब मानना पड़ा, क्योंकि स्कॉटलैंड और आयरलैंड जो था वो ब्रिटेन के अंडर था। विजुअलाइजिंग द नेशन, ये बहुत ही छोटा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखो, जितने भी आर्टिस्ट थे ना, उन सब ने नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया आइडिया सोचा और इस आइडिया का नाम था पर्सोनिफिकेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एडिंग ह्यूमन कैरेक्टर टू समथिंग नॉन ह्यूमन। सर समझ नहीं आया, इसका मतलब थोड़ा अच्छे से समझाओ ना। ओके, चलिए अच्छे से समझो फिर इसका मतलब। देखो, आप सब ने अवार्ड फंक्शंस में लोगों को अवार्ड मिलते हुए जरूर देखा होगा, यानी एक आप लोगों ने ट्रॉफी जरूर देखी होगी। आखिर ये ट्रॉफी है क्या? ट्रॉफी एक सिंबल है जो किसी को तब मिलती है जब वो कोई बड़ा काम करता है। यह एक सिंबल होता है कुछ अच्छा या बड़ा काम करने के लिए, तो इसी को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो 18th और 19th सेंचुरी में फीमेल फिगर को सेलेक्ट किया गया एज अ सिंबल, जिसे हम प्यार से एलिगोरी भी बोलते हैं। तो नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए फीमेल फिगर को चुना गया। फीमेल फिगर या फिर एल्गोरी जो है वो आखिर क्या दिखाता है? ये एक ऐसा आइडिया दिखाता है जिसमें लिबर्टी मतलब आजादी, जस्टिस मतलब न्याय और रिपब्लिक मतलब लोगों के हाथ में पावर, यही सब शो करता है। कौन? फीमेल फिगर यानी कि एलिगोरी। अब मैं आपको कुछ एट्रीब्यूट्स बताता हूं। लिबर्टी का होता है जैसे कि रेड कैप, इससे पता चलता है कि वो आजाद है। मतलब कोई अगर रेड कैप पहने दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि वो आजाद है। ब्रोकन चेन, अगर एक चेन है जो कि टूटा हुआ है, इससे भी लिबर्टी का पता चलता है। तो ये सब बस क्या है? पर्सोनिफिकेशन जो दिखाई जाते हैं। जस्टिस, जस्टिस के लिए तो हम सभी जानते हैं, मूवीज वगैरह में भी हमने काफी बार देखा हुआ है कि एक फीमेल होती है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है और उसके हाथ में क्या रहता है? तराजू रहता है। तो ये भी एक तरीके का क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। अब यहां हमें बस दो ही चीजें याद रखनी है। फ्रांस का जो एलिगोरी था, एल्गोरी है, यानी कि उस टाइम पर जो सिंबल था वो था मैरियन, और जर्मनी का सिंबल था क्या? जर्मेनिया। तो बस यही नाम आप सबको याद रखना है और पर्सोनिफिकेशन भी याद रखना है। नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, हम सबको ये तो पता ही है कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। नेशनलिज्म का मतलब यानी कि अपने देश के प्रति प्यार और निष्ठा। लेकिन इंपेरियलिज्म का मतलब हम थोड़ी देर में समझेंगे।
चलिए यहां हम शुरुआत करते हैं एक स्टोरी से, और ये स्टोरी है बाल्कन्स की। अगर हम मॉडर्न डिके के हिसाब से देखें तो बाल्कन्स में उस टाइम पे कौन कौन आते थे? बाल्कन्स में उस टाइम पे आता था रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेरिया और ग्रीक। ये सभी बाल्कन्स के अंदर आते थे। बाकी और भी थे, जैसे कि आप लोग मैप में देख सकते हो। तो देखो, लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन्स जो था वो किसके अंडर था? ऑटोमन एम्पायर के। यानी जितने भी यहां नाम दिए हुए हैं ना, कौन कौन से? रोमानिया, अल्बेरिया, ये सब ऑटोमन एम्पायर के अंडर ही थे। द बाल्कन्स स्टेट्स वर जेलस ऑफ ईच अदर। धीरे धीरे सब एक दूसरे से जलने लगे। ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। ये लोग चाहते थे कि टेरिटरी बढ़ाई जाए दूसरों के खर्चों पर। तो इससे क्या हुआ? सब धीरे धीरे अलग होते गए, सब अलग होते गए और सब इंडिपेंडेंट डिक्लेयर होते गए। तो यहां पर जो माहौल बना हुआ था ना, इससे कुछ लोग अट्रैक्ट हुए। कौन कौन? रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी। ये चार लोग जो है अट्रैक्ट हुए और सब चाहते थे। और ये चारों लोग क्या चाहते थे? ये सब चाहते थे कि अपनी पावर को एक्सटेंड करें इस एरिया में, और इसी को बोलते हैं हम एम्पेरियलिज्म। यानी कि एम्पेरियलिज्म का मतलब होता है कुछ एरिया में मिलिट्री वगैरह का यूज करके पावर को एक्सटेंड करना। यही होता है एम्पेरियलिज्म, एक्सटेंडिंग पावर विद द यूज ऑफ मिलिट्री इन द पर्टिकुलर रीजन। अब आपको इंपेरियलिज्म का मतलब समझ में आ चुका होगा। तो देखो, लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब इससे क्या हुआ? रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी के बीच लड़ाई हुई आपस में, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। अब ये लड़ाई क्यों हुई? आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि मान लो कि एक स्टेट वन है ना, छोटे मोटे स्टेट्स के बीच में तो आपस में लड़ाई चल रही थी। तो ऊपर से क्या हुआ कि अब ये बड़े स्टेट्स भी, यानी कि कंट्रीज भी आपस में कूद गई लड़ाई में। अब जर्मनी जो है, जैसे वो स्टेट वन को अगर मान लो सपोर्ट कर रहा है और इंग्लैंड स्टेट टू को सपोर्ट कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में आपस में क्या हो गई? लड़ाइयां हो गई कि तुम इसको सपोर्ट क्यों कर रहे हो, ये मैं लूंगा, ये मैं लूंगा, है ना, ये मेरे अंडर आएगा, वो मेरे अंडर आएगा। तो इस चीज को लेके इनके बीच में क्या छिड़ गया? वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। उस टाइम पे ना मैनी कंट्रीज वर कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर्स। यानी कि यूरोपियन पावर्स ने ना काफी कंट्रीज पर कब्जा किया हुआ था। तो क्या हुआ था? सब लोग ना इंपेरियलिज्म को अपोज करने लगे थे। यानी कि पीपल स्टार्टेड अपोजिंग इंपेरियलिज्म। सबने कहा कि भैया अब ये 19th सेंचुरी है, अब हमें मिलिट्री के आगे मत दबाओ, अब हम दबने वाले नहीं हैं, अब हम नहीं डरने वाले। तो ये जो है एंटी इंपेरियल मूवमेंट, यानी कि इंपेरियलिज्म नहीं चाहिए हम लोगों को, एक ऐसा इन लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट किया। कोई हमारे ऊपर रूल ना करे, हमें ना दबाए, ये सब नहीं चाहिए अब इन लोगों को। तो क्या हुआ? ये मूवमेंट हर जगह फैलने लगा और इसके साथ साथ नेशनलिज्म का आइडिया भी फैलने लगा कि भाई अपनी अलग एक कंट्री हो जहां पर हम आजादी से रह सके। ऑल वांटेड नेशन स्टेट। वो ये सब लोग क्या चाहते थे? और सब जो है चाहते थे कि अपना एक नेशन स्टेट बनाया जाए जहां कॉमन कल्चर हो, कॉमन लैंग्वेज हो। तो यही था आपका आज का पार्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय।